हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारी इस क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स अपना फोकस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम पर। और जैसा कि मैं आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल पे पहले भी एमसीक्यू सेशंस में क्लास लेके आऊं, जिसमें ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि चलो इसका आंसर ये, मैं हर क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, उसके बाद आपको टाइम देता हूं, आप अटेम्प्ट करो। और ये जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा हूँ एक सब टॉपिक के ऊपर, ठीक है। जैसे अवार्ड्स हमने किया, बैंकिंग हमने किया, आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को फोकस में रखे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए हम लोग कुछ एमसीक्यूज, कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। आप लोग अटेम्प्ट भी जरूर करना। तो अगर आप लोग को एक नोटबुक साथ में रखनी है, पेन साथ में रखना है, ठीक है। जैसे भी आपको वर्बली अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन आप लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिनव जोशी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। आरबीआई ग्रेड बी जनरल अवेयरनेस के हमारे एमसीक्यूज इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड। आज का स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली एक अपडेट आया था। अपडेट है दुनिया की उस कंट्री के बारे में जो बन चुकी है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। देखो स्टूडेंट, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये चीज तो लोहे से बनी है, इसमें आयरन, देखो आयरन ना बहुत काम की चीज है, पर उसमें कुछ दिक्कतें दिक्कतें क्या है, रस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। तो आयरन कैसे बनता है, हम लोग जमीन में से आयरन ओर निकालते हैं, उसको एक रिफाइनरी प्लांट में भेजा जाता है और वहां से आयरन बन जाता है। पर आयरन को अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो दिक्कत है, रस्टिंग है, उसमें जंग बहुत लगता है। तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। जैसे दो लिक्विड्स को हम लोग मिला के एक सोल्यूशन बना लेते हैं, ऐसे हम लोग मेटल्स को भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ले जाके मॉल्टन स्टेट में ले जाते हैं, उनको मिलाकर हम एलॉयज बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आप जितना भी देख रहे हो आपके आसपास मेटल, गाड़ियों में, घरों में, वो मैक्सिमम होता है स्टील, ठीक है। तो मतलब जो भी दुनिया में ऐसी कंट्री है जहां डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही है, वहां स्टील की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही होगी। पूछा जा रहा है वो कौन सी कंट्री है जो दुनिया में सेकंड, दूसरी सबसे बड़ी स्टील के प्रोड्यूसर है। इंडिया, चाइना, रशिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। आई होप स्टूडेंट जो क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से समझ में आ चुका है। आप लोगों के पास अब टाइम है, आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इसका आंसर अटेम्प्ट करो। चाहे स्टूडेंट्स आप लोग इस क्लास को कुछ दिनों बाद भी देख रहे हो, ठीक है, रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, फिर भी आपने कोशिश करना है कि सारे आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। Which country is the second largest producer of steel in the world? इंडिया, चाइना, रशिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है वो है इंडिया। तो आज से अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो हम लोगों को बाहर से स्टील इंडिया में मंगवाना पड़ता था। हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स चाहिए, आयरन और वो तो है, पर स्टील हमको बाहर से मंगाना पड़ता था। पर धीरे धीरे हमारे यहाँ पर चीजें बदली, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जिसमें एक ग्रुप का नाम टाटा ग्रुप ने लीड किया, ठीक है। आपने टाटा स्टील के बारे में सुना होगा। और अब इंडिया इंडिया दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है स्टील का। हम सिर्फ एक कंट्री से पीछे है, चाइना। बस बात यह है कि जैसे अगर चाइना की प्रोडक्शन इतनी है तो इंडिया की प्रोडक्शन भी इतनी है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। चाइना भी बहुत ज्यादा स्टील प्रोडक्शन करता है, तो अभी हमारे पास काफी स्कोप है इंप्रूवमेंट का, ठीक है। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। आपने देखा होगा ऐसे जो शीट्स होती है स्टील की, इसी तरह से स्टील को ज्यादातर रखा जाता है, ठीक है। और हमने रिप्लेस किसको किया है, जापान को। और जो दुनिया में चाइना की स्टील की प्रोडक्शन है वो तो एक बहुत ही अलग लेवल पे। आप इस लाइन को पढ़ो, बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इज करंटली चाइना विच अकाउंटेड फॉर 57% ऑफ द वर्ल्ड स्टील प्रोडक्शन। ऑलमोस्ट दुनिया में जो स्टील की प्रोडक्शन हो रही है उसका आधा आधा चाइना सोलस हो चुकी। इतने बड़े स्केल पे चाइना की स्टील की प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हमारा क्वेश्चन है ब्राजील साउथ अमेरिका की साइज में सबसे बड़ी कंट्री, पॉपुलेशन में सबसे बड़ी कंट्री, इकोनॉमी सबसे बड़ी साउथ अमेरिका की। ब्राजील और हमारे ब्राजील के साथ रिलेशन, ट्रेडिंग रिलेशन है और इंप्रूव हो रहे हैं काफी, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ब्राजील कौन सी करेंसी यूज करता है। अगर आपको याद हो 2020 में जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन थी, तो 2020 में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन थी उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो ब्राजील के ही उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे जायर बोल्सोनारो, उन्हीं को बुलाया गया, ठीक है। ब्राजील की कैपिटल ब्रासिलिया होती है। और इस साल 2023 में इस साल अगले साल 2023 हमारे रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट है वो होंगे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, ठीक है। ये भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि
अब एक क्वेश्चन से जितने पॉइंट्स बन सकते हैं आप लोगों को सारे मैं कोशिश करता हूं, या तो लिखवा दूं या बता दूं, ठीक है। तो ब्राजील की करेंसी क्या क्या ब्राजील की करेंसी है? डॉलर, यूरो, रियल या फ्रैंक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी यूज्ड इन ब्राजील? आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने आंसर को अटेम्प्ट कर लिया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है ब्राजीलियन रियल, इनकी करेंसी होती है REAL, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, पर कुछ दिन पहले जब मैंने चेक किया था तो एक ब्राजीलियन रियल की जो कन्वर्जन थी इंडियन रुपी के साथ वो 15 के आसपास थी, ज्यादा चेंज नहीं होगी, इतनी रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो करेंसी का कन्वर्जन, अब देखो इसमें ना कभी भी ऐसे नहीं समझते कि अगर उनका एक और हमारे 15 तो उनकी इकोनॉमी हमसे 15 गुना स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। ब्राजील की जीडीपी और इंडिया की जीडीपी में जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया की जीडीपी बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ब्राजील, ठीक है। तो ये करेंसी से आपको कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि वो आगे चला गया पीछे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको पता है कि इंडिया भी दुनिया में एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग कंट्री, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी करते हैं, काफी चीजें बेचते हैं, दुनिया को काफी चीजें खरीदते हैं। क्वेश्चन है कि दुनिया में जो ग्लोबल ट्रेड चल रहा है ना, इसके रूल्स कौन बनाता है? एक तरह से कौन रेगुलेट करता है इसको? क्या दुनिया का जो ग्लोबल ट्रेड है ये रेगुलेट किया जाता है IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा? क्या इसको रेगुलेट किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO के द्वारा? क्या इसको रेगुलेट किया जाता है फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे चलो नहीं है, या इसको रेगुलेट करता है G20? तो पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से ग्लोबल ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशन में से किसके द्वारा बनाया जाता है? कौन दुनिया में ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करता है, जिसके रूल्स को इंडिया को भी फॉलो करना होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन ट्रेड, ये तो चलो नहीं आंसर, ठीक है, आपको पता है, या G20? कोशिश करो अपने आंसर को अटेम्प्ट करने की। आई होप आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में आ चुका है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। थोड़ा WTO के बारे में भी जानते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में जो ट्रेड वगैरह चल रहा है, कंट्रीज के जो फाइनेंशियल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन है, उसको यहां पर संभालता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जेनेवा में। फाउंड किया गया था इसको 1995 में, तो बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, ठीक है। ये कोशिश करती है कि दुनिया में ट्रेड ज्यादा से ज्यादा फ्रीली हो, ऐसा नहीं कि कंट्रीज आपस में बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लगा रही, उसको ये कोशिश करते हैं हटा दिया जाए, ठीक है। तो दुनिया में जितना ट्रेड इजीली होगा उतना ही आप कह लो WTO अच्छे से काम करे, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कितने ऐसे बैंक्स थे हमारी कंट्री में, कितने बैंक्स थे जिनका एक ही दिन में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन हो गई थी? ये किया गया था 19 जुलाई 1969। तो सरकार ने क्या किया था, एकदम से बहुत सारे बैंकों को राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट के अंदर ले आई थी, ठीक है। बहुत सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गई थी। कितने बैंक्स थे 1969 में? मतलब ऐसा एक बार नहीं हुआ, बहुत बार ऐसे सरकार ने किया है, 2-3 बार किया कि बैंक्स को एक दिन में उनको नेशनलाइज कर दिया। पर 1969 में सबसे क्लासिक एग्जांपल है, बहुत बड़े स्केल पे इंडियन बैंक्स को गवर्नमेंट ने एक ही दिन में अनाउंस कर दिया था उनकी नेशनलाइजेशन। कितने बैंक्स? कोशिश करो इसको स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने की। तो क्या ये बैंक्स का नंबर था 14, 15, 16 या फिर नन ऑफ दीज? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, असल में सही आंसर है इस क्वेश्चन का एक साथ 14 बैंक, 14 बैंक्स को हमारी कंट्री में नेशनलाइज कर दिया गया था। थोड़ा देखते हैं। तो 1969 इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूसीओ बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक, इन सबको एक ही दिन गवर्नमेंट ने यहां पर इनकी नेशनलाइजेशन अनाउंस कर दी थी, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, हाँ, उस टाइम पे हमारी कंट्री में गवर्नमेंट जो थी तो वो प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के, इंदिरा गांधी जी, उनके आप कह लो ऑर्डर के बाद ये सब कुछ हमारी कंट्री में किया गया, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये भी एक पर्टिकुलर डेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो ये है 2 अक्टूबर 1975, अक्टूबर 2 अक्टूबर 1975, इनमें से कौन से बैंक्स हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश हो, मतलब बने? क्या 1975 में इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक्स बने, आज इनको प्राइवेट बैंक्स बोलते हैं, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक जिनको आज सरकारी बैंक बोलते हैं, PSB? क्या 1975 में प्राइवेट बैंक्स बने? क्या 1975 में
रीजनल रूरल बैंक्स बने जिनको आरआरबीज आज बुलाते हैं, या फिर नन ऑफ दीज? अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो इसको अटेंड करने की। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1975 वो कौन से तरह के बैंक्स हैं जिनकी इंडिया में स्टैब्लिशमेंट की गई, उन बैंकों को इंडिया में बनाया गया। पीएसबी मतलब सरकारी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनको प्राइवेट बैंक बोलते हैं, आरआरबीज या नन ऑफ दीज। देखो स्टूडेंट्स, सरकारी बैंक इंडिया में काफी पुराने हैं, प्राइवेट बैंक भी इंडिया में बनते रहे, ठीक है, पर आरआरबीज जिनका थोड़ा ज्यादा फोकस होता है रूरल एरियाज पे, एग्रीकल्चर एरियाज पे, उनकी फॉर्मेशन 1975 में की गई थी। आरआरबीज इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1975 हमारी कंट्री में सबसे पहले रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज की फॉर्मेशन करनी शुरू की गई, ठीक है। आगे चलते, ठीक है, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन। एलआईसी, रिसेंटली एलआईसी बहुत ज्यादा न्यूज में रही अपने आईपीओ को लेके। एलआईसी में पहली बार गवर्नमेंट ने कुछ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल किया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई एलआईसी की, ठीक है। पूछा जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी को स्टैब्लिश किस साल में बनाया गया था? 1956, 65, 77 या नन ऑफ दीज में से कोई भी नहीं। किस साल में हमारी कंट्री में एलआईसी की फॉर्मेशन की गई थी? एलआईसी वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? 56, 65, 77 या नन ऑफ दीज? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेंड करने की। हमारी कंट्री में कब बनाया गया था एलआईसी को? LIC was established in which year? 56, 65, 77 या फिर none of these? ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर है 1956। हमारी कंट्री में इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की फॉर्मेशन की गई थी। तो एक सरकारी कंपनी, हेडक्वार्टर से मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, गवर्नमेंट की ओनरशिप में आती है, ठीक है, और 1956 में इसको फाउंड किया गया, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर महीना 2022 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी बैंक और कैनरा बैंक को यह अलाउ किया कि आप लोग वॉस्त्रो अकाउंट ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो, खोल सकते हो, ताकि रुपीज में हम ट्रेड कर सकें। किस कंट्री के साथ? चाइना, जापान, रशिया, यूके। आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि जो वॉस्त्रो अकाउंट्स है ना, वॉस्त्रो अकाउंट्स, इन वॉस्त्रो अकाउंट्स का इस्तेमाल करके हम किस कंट्री के साथ अपना ट्रेड रुपीज में कर सकते हैं? चाइना, जापान, रशिया, यूके। आपने नोस्त्रो वॉस्त्रो अकाउंट्स काफी सुनोगे, काफी न्यूज में रहे भी। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो करंट के इवेंट्स पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको आना चाहिए इसका आंसर। नवंबर 2022 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी बैंक और कैनरा बैंक को अलाउ किया कि आप स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट्स खोल सकते हो ताकि हम एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ रुपी में ट्रेड कर सकें। क्या ये कंट्री का नाम है? चाइना, जापान, रशिया, यूके। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, आई होप आप लोगों ने सही अटेंड किया, वो है रशिया। तो जैसे रशिया यूएस और यूरोप की फाइनेंशियल सैंक्शंस के अंदर है, पर रशिया से हमको काफी सारी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, खास करके एनर्जी। तो जिस तरह से रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी उस तरह से तो हम उनसे ट्रेड नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमको एक अलग तरीका यहाँ पर ढूंढना पड़ा जिसमें हम लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे, और उसमें यहाँ पर नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट की जरूरत है, ठीक है। ठीक है, तो इंडिया एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक गेट अप्रूवल फॉर रुपी ट्रेड विद रशिया, ये अलाउ किया था इन बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप ये इजी क्वेश्चन था, आपको याद था। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, वो कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इंडिया के साथ? सिंपली आपसे पूछा जा रहा है, सबसे रिसेंटली हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा ट्रेडिंग एग्रीमेंट है जो हम किसी कंट्री के साथ साइन करेंगे कि बैरियर्स हटाओ, ट्रेड बढ़ाना है तो बैरियर्स हटाओ। क्या एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है श्रीलंका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, फ्रांस के साथ या फिर जर्मनी के साथ? विच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड इट्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा बहुत जैसे फॉलो करते चीज आपको पता होगा, सबसे रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको यहाँ अप्रूवल मिला, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। इससे दोनों कंट्रीज के रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, ट्रेड स्ट्रॉन्ग होगा, जो ऑस्ट्रेलियंस और इंडियंस एक मतलब जो एक दूसरे कंट्री में जाते हैं वो बढ़ेगा, तो दोनों कंट्रीज को काफी फायदा होगा, ठीक है।
और आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़, ठीक है, वो यहाँ पर खड़े। स्कॉट मॉरिसन जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी टर्म अब खत्म हो चुकी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, दी मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है संभालना? मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी के अंदर आता है मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे मनी की प्रिंटिंग, मनी का सप्लाई, क्रेडिट पॉलिसी जैसे जो कितने ब्याज दरों पे लोन्स वगैरह मिलेंगे, रेपो रेट वैसे ये सब आ जाता है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नेशनल एडवाइजरी काउंसिल? अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। The monetary and credit policy of India is the responsibility of which of the following? Planning Commission, Finance Ministry, Reserve Bank of India या नेशनल एडवाइजरी काउंसिल? आई होप स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। बिल्कुल आपको पता होगा कि आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, जैसे वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब नोट प्रिंटिंग वगैरह का जो ध्यान रखना है वो एमपीसी करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, पर एमपीसी को कहीं ना कहीं आरबीआई ही हैंडल करता है, ठीक है। आरबीआई के जो गवर्नर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एमपीसी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, देखो आरबीआई के पहले गवर्नर नहीं पूछ रहे, पहले गवर्नर जो एक इंडियन थे ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? क्या पहले इंडियन गवर्नर जो आरबीआई के बने वो सीडी देशमुख थे, सितंद्रा रे थे, एस मुखर्जी थे या फिर आईजी पटेल थे? तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर? तो मतलब इनकी मतलब ये इंडियन सिटीजन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल आपको बिल्कुल लगा, पर कोशिश करो। आज आपको सारे जो आरबीआई के गवर्नर्स रहे, जितने गवर्नर्स उनका नाम भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रहे स्टूडेंट्स, इनका असल में नाम था सीडी देशमुख। तो आप देख सकते हो ये सारे गवर्नर थे, पहले थे ऑसबोर्न स्मिथ, पूछा जाता है कि ये इंडियन नहीं थे, फिर आए जेम्स टेलर, ये भी एक इंडियन नहीं थे, फिर आए सर सीडी देशमुख, उसके बाद बंगाल बेनेगल रामा राव, ठीक है, उसके बाद आप पूरे इस तरह से आपको नाम पढ़ना है। सबसे रिसेंट तो अभी है शक्तिकांत दास जी, उनसे पहले उर्जित पटेल, उनसे पहले रघुराम राजन, ठीक है। इस तरह से आप सारे नाम देख सकते हो। अगर आपको आरबीआई के गवर्नर्स के नाम पढ़ने, आप इस क्लास को, इस वीडियो को पॉज करके एक बार सारे नाम भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसमें आपको जैसे बड़े यूनिक नाम मिलेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह आगे जाके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी बने, ठीक है। चलो ठीक, नेक्स्ट, वो कौन सा सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसे देखने में लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है पर असल में होती है अनएम्प्लॉयमेंट। चलो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर आपको समझाते हैं क्या इसका मतलब होगा। विच सेक्टर हैज द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? क्या एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इंडस्ट्री में, ट्रेड में या ट्रांसपोर्ट में? कोशिश करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अपने आंसर को। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर है वो है एग्रीकल्चर। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जैसे मान लो एक फील्ड में 4 लोगों का काम था, ठीक है, 4 लोगों की जरूरत थी, पर 8 लोग आ गए। तो जो वहां पर ठेकेदार था उसने 8 के 8 लोगों को बोला कि ठीक है करो काम। अब वो ठेकेदार जब शाम को पैसे देगा तो वो 8 के हिसाब से थोड़ा देगा, वो तो 4 के हिसाब से देगा। अब उसने सोचा कि चलो आ ही गए लोग तो इनको काम पे लगा देता, पर वो पैसे भी तो डिवाइड कर देगा। अब काम सिर्फ 4 लोगों का था, आ उसमें 8 लोग हैं, तो मतलब बहुत सारे लोगों की वहां जरूरत नहीं थी, पर ठीक है कहने को उन्होंने काम कर लिया, पर उन्होंने उतना अर्न ही नहीं किया, ठीक है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि कहने को आप एम्प्लॉयड हो पर उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, या आपने ज्यादा आउटपुट नहीं दिया, या आपकी वहां जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। एग्रीकल्चर में ऐसा इंडिया में आज भी होता है, ठीक है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट व्हेन पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स इज ईदर लेफ्ट विदाउट वर्क। तो लोग आगे काम करने के लिए तो उनको काम ही नहीं मिला, या वो काम कर रहे हैं और उसका कोई आउटपुट ही नहीं निकला, ठीक है। ये आप मतलब एक डेफिनेशन जो होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में सिडबी, इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है सिडबी के हेडक्वार्टर्स का है, तो इसका ना ज्यादा काम है जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करना। तो सिडबी के हेडक्वार्टर्स क्या लखनऊ शहर में, क्या नेशनल कैपिटल में, क्या फाइनेंशियल कैपिटल में, या बेंगलुरु?
वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सिडबी? लखनऊ, न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है, सिडबी के हेडक्वार्टर्स असल में आपको देखने को मिलेंगे लखनऊ में। यूपी कैपिटल लखनऊ में, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फाउंड किया गया था इसको 1990, 2 अप्रैल, हेडक्वार्टर्स लखनऊ में। और मैंने आपको बताया जो जैसे हम बोलते हैं ना एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको लोन वगैरह देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिडबी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की क्लास में जो हमको एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करने थे मैंने डिस्कस कर लिए। अब स्टूडेंट्स आप में से जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स को होता है कि हम एग्जाम्स की तैयारी तो कर रहे हैं पर जो करंट फेज है, ठीक है, उसमें बहुत डाउट है, समझ नहीं लग रहा कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, टेस्ट कैसे करें, अपने आप को क्वेश्चंस कहाँ से करें। तो सुन, आप लोगों के लिए मैंने एक कोर्स रेडी किया है। उस एक कोर्स में वीडियो क्लासेस भी हैं जो वीकली बेसिस पे कवर की गई हैं, उसमें नोट्स भी हैं, उसमें पीडीएफ भी है, उसमें एमसीक्यूज भी, ठीक है। मैं आपको उस कोर्स के बारे में स्टूडेंट्स एक बार जरूर बता देता हूँ। काफी लोगों को जो करंट फेज में प्रॉब्लम आ रही है वो आई होप इस कोर्स से आपकी दूर हो जाएगी। तो स्टूडेंट या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फिर सिंपली आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो abhipedia.abhimanyu.com, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर चूज एग्जाम में जाना, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर एग्जाम है, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें, आप लोग उस एग्जाम के लिए जाओ। और जैसे अगर आप मान लो आप रेगुलेटरी बॉडीज में आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। वैसे तो आप कोई भी एग्जाम चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आरबीआई ग्रेड बी को क्लिक करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने जाना है यहाँ पर वीडियो कोर्स में, क्योंकि जो भी मैंने आपके लिए क्लासेस वगैरह बनाई है वो हर वीक पे बनाई है। वीक में करंट की क्लास अलग, मिसलेनियस की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, ठीक है। तो इसके बाद आपको वीडियो कोर्स में जाना, उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जाओगे तो आपको यहाँ सारे कोर्सेज दिखने शुरू हो जाएंगे। और इसमें से स्टूडेंट्स आपको चुनना है करंट अफेयर्स के, करंट जीके कोर्स होते हैं। आपको करंट जीके का कोर्स, जब स्टूडेंट्स आप इस करंट जीके कोर्स पे जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरा देखने को मिल जाएगा कितने वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कितनी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसमें आपको पूरा जो मैंने आपके लिए क्लासेस वगैरह रेडी करी है सब कुछ आपको देखने को यहाँ पे स्टूडेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप यहाँ पर वीडियो कोर्सेज में क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स के कोर्स पे जाना है। यहाँ पर आप सारा देख सकते हो स्टूडेंट्स, कितनी वीडियोस, कितने पीडीएफ्स आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। कौन कौन सी मैंने बनाकर आपके लिए सारी यहाँ पर रेडी करी हुई, मैंने सारे वीक्स कवर किए, कोई भी मिस नहीं किया। और जो स्टूडेंट्स कोर्स का प्राइस है उसको भी आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। जैसे एक ही कोर्स में सारी वीडियोस, पीडीएफ्स, नोट्स, अपने आपको टेस्ट करने के लिए एमसीक्यू, सब कुछ स्टूडेंट्स मैंने आपको इस एक कोर्स में अवेलेबल कराया। आप इसको बिल्कुल अवेल कर सकते हो। और इसके बाद आपको एग्जाम तक के लिए और बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर्स आपके लिए स्टूडेंट्स मोर देन इनफ जरूर हो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल, थैंक यू।